दोस्तों नमस्कार। इसी क्रम में जो मेरा पिछला वीडियो था, मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक का क्या रोल है और हिस्ट्री विषय को लेकर के अधिकतर जो लोगों को मार्क्स नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है, उसका सबसे जो मेजर रीजन मैंने आपको बताया कि बच्चे जो मैथ्स लिख रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का यूज नहीं कर रहे हैं। और जब आप टेक्स्ट बुक नहीं से चीजों को नहीं लिखते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलता है। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको टेक्स्ट बुक का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने ये भी बताया कि अधिकतर जो टेक्स्ट बुक की अच्छी किताबें हैं वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। तो आपको अधिकतर इंग्लिश की किताबों को जो है पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी भी होनी चाहिए। और जो हिंदी में किताबें ट्रांसलेटेड भी है तो हिस्ट्री के बहुत से जो टर्म्स और टेक्नोलॉजी है उसको वो लोग सही ढंग से नहीं लिखते हैं, या तो बहुत ही खराब हिंदी लिखते हैं, कंप्यूटर से जो ट्रांसलेटेड हिंदी होती है उसको लिखते हैं। आपको उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका लिखने का क्या मतलब है। उसका एक रास्ता भी है कि अगर कोई हिंदी का वर्ड जो है जो इंग्लिश से ट्रांसलेटेड है बहुत टफ है तो डिट्टो आप उस वर्ड को भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो एक इसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है, वेरी गुड नंबर प्राप्त करना है हिस्ट्री में, 300 से 350 के बीच में अगर आप मार्क प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये तय जानिए कि आपको टेक्स्ट बुक का यूज करना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक का कैसे पता लगाएं इसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको लिए कोई एक प्रोफेसर भी बता सकता है, जो अच्छा हिस्ट्री पढ़ने वाला वो भी बता सकता है, या कोई मेंस लिख चुका है जिसको अच्छे नंबर मिल चुके हैं वह भी आपको बता सकता है। तो इसके लिए बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे मार्केट के एक दो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो भी आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें किस विषय की होती हैं। और कोई टॉपर अगर किसी किताब को रेफरेंस दे दिया है, निश्चित रूप से जो टॉपर होते हैं अलग अलग एरिया के, जैसे सपोज की हिस्ट्री में किसी को बहुत अधिक नंबर है तो सेलेक्टेड किताबें वो लोग नहीं बताते हैं, वो पूरी मास की किताबें बता देते हैं, 15 20 30 किताबें बता देते हैं। उसमें बच्चा बहुत उलझ जाता है। वास्तव में मेंस लिखने के लिए हिस्ट्री विषय को मैं बता रहा हूं, जो मैंने लिखवाया है बच्चों को, मुश्किल से 5 से 7 किताबों की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो 7 किताबें कौन सी होनी चाहिए यह बहुत ही मुश्किल उत्तर है, क्योंकि वह जो किताबें 5 से 7 किताबें होंगी वह बहुत कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है, टीचर के ऊपर नहीं। बच्चा किस लेवल पे खड़ा है उस पर कितनी किताबें उसको पढ़ाई जाए, कितना नहीं पढ़ाया जाए, यह इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो किताबों का सिलेक्शन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी सफलता को बहुत निश्चित कर देता है। अगर किताबों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप तय जानिए जीवन का साल 2 से 3 साल आप किताबों पर एक्सपेरिमेंट करने में ही आप खत्म कर देते हैं। और आपको असली किताबों की समझ तब होती है जब आप 3 साल अपने जीवन का समय गंवा चुके होते हैं, तो आपको खुद ज्ञान होता है कि नहीं, इन किताबों को पढ़ने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। जो मेरा 6 महीने 1 साल का जो टाइम, महत्वपूर्ण टाइम गया, उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते थे। ऐसा आभास फिर बाद में हम लोगों को भी हुआ। हम लोगों ने भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण टाइम फर्जी और खराब किताबों को पढ़ने में लगाया हुआ है। अब आते हैं फिर टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक में जो हिंदी में किताबें हैं वो किताबें बहुत ही लेवल की किताबें, मतलब कुछ किताबें हिंदी की अच्छी हैं, मैं उसको भी नहीं करता हूं, लेकिन उन किताबों की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये किताबें जो आज से 30 साल पहले लिखी गई थी, 40 साल पहले किताबें लिखी गई थी, वही किताबें आज भी हिंदी में बहुत ही लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग उन्हीं किताबों को कोट करेंगे। अच्छा, 40 साल पुरानी की किताबों की क्या समस्या है? 40 साल पुरानी किताबों की सबसे बड़ी ये समस्या है कि पिछले 40 से 50 सालों में इतिहास में बहुत व्यापक बदलाव हुआ है। एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन काल में जो आपका वैदिक एज है, इसके बाद फिर जो इसके बाद जो बाद का फेस है, इंडस्ट्रियल आपका नगरीकरण वगैरह के बारे में है। तो ऐसे बहुत से इतिहास के महत्वपूर्ण फेस और मॉडर्न इंडिया के बहुत से फेस आज बहुत पूरी की तरह बदल गए हैं, टोटली चेंज हो गए हैं। और ये चेंज ऐसे नहीं हो किसी के दिमाग से एकाएक चेंज हो गए हैं, इस पर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है और साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है। तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो आज से 50 साल पहले का इतिहास है और आज के इतिहास में धरती और आसमान का अंतर है। लेकिन जो हिंदी में अधिकतर किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं
वह 50 साल पहले की हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए कि, और जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस में 50 साल पहले के इतिहास को आप लिख करके चले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको नंबर क्यों नहीं मिलेगा। नंबर कोई नहीं दे सकता आपको। इतिहास में बहुत बड़ा व्यापक बदलाव हुआ है। उन बदलावों को जो नई किताबें हैं हिंदी मीडियम में, वो किताबें आज भी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या उनको मॉडिफाई नहीं किया गया है। जैसे अभी मैंने आपको हिंट किया, आर्यों के इन्वेजन आज भी पढ़ाया जा रहा है, जबकि आर्य के इन्वेजन का कॉन्सेप्ट हर व्यक्ति से खारिज कर चुका है। तो ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट इतिहास के जो बदल चुके हैं, और हाँ, हम आज भी पुराने ढर्रे की बातों को आज भी हम लिखते चले आ रहे हैं। सिविल सर्विस ऐसे बहुत एडवांस डायनेमिक एग्जाम, जिसमें कि बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है हर चीज के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। क्योंकि इस परीक्षा की एक महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि आप अपने आसपास के क्लाइमेट कंडीशन और जो चेंजिंग कंडीशन है उसके प्रति आप कितना अलर्ट हैं। तो उसके बारे में आप अगर नहीं जानते हैं, इसका मतलब यह है कि साइंटिफिक टेम्पर आपके पास नहीं है, वैज्ञानिक चिंतन नहीं है, वैज्ञानिक सोच आपके पास नहीं है। तो निश्चित रूप से जो यूपीएससी है आपको नंबर नहीं देगा। हिस्ट्री विषय में एज ए ऑप्शनल नंबर कम मिलने का सबसे बड़ा रीजन यह एक भी है कि इतिहास के जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यूपीएससी यह मानेगा कि आप बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, दिमागी रूप से आप अप टू डेट नहीं है, आपके पास साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है। और वास्तव में ऐसे लोगों को जिसके पास साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, एक एनालिसिस की पावर नहीं है, निश्चित रूप से उसे यूपीएससी में कोई जगह नहीं भी मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अधिकारी बनने का या भारत की जो सबसे बड़ी सर्विस होती है उसमें जाने का वास्तव में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो यूपीएससी जो मार्क्स नहीं दे रहा है हिस्ट्री विषय में, उसका मेजर रीजन ये भी है। पहले मैंने बताया है आपको कि जो टेक्स्ट बुक का उनको पता नहीं है। जब टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा। और यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा मार्क्स दिला सकती हैं। इसके अलावा एक दूसरा तथ्य मैं आपको और भी संकेत कर रहा हूं कि अगर आपको टेक्स्ट बुक का पता चल गया, अच्छी किताबों का आपको पता चल गया कि एंशिएंट में इस विषय की, इस एरिया की ये अच्छी अच्छी किताबें हैं, वो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। उसी तरीके से मॉडर्न की भी मैं बात कर रहा हूँ, मिडवल की भी बात कर रहा हूँ। इसमें आपको पता चल गया कि ये टेक्स्ट बुक है और हमको ये किताबें पढ़ना है। उसके बाद एक समस्या और भी आती है। इतिहास में जो नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, उसका क्या योगदान है। आपको पता है साइंस पूरी की पूरी साइंस जो है पूरी तरीके से रिसर्च पर आधारित होती है, और जो रिसर्च होता है बड़े बड़े रिसर्च को रिसर्च पेपर में पब्लिश किया जाता है। इतिहास भी एक वैज्ञानिक विषय है, एक जो है साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से इतिहास में भी साइंस के तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, और या साइंस की ही तरह से इतिहास के साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इतिहास में भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से रिप्यूटेड मैगजीन्स होती हैं, बहुत सी पत्रिकाएं होती हैं, जो कि जर्नल्स होते हैं जहां पर की चीजें प्रकाशित होती हैं, और उसमें बड़े बड़े जो रिसर्च पेपर होते हैं इतिहास के छपते हैं। अब एक बहुत समस्या है, क्या यूपीएससी जो सिविल सर्विस की तैयारी बच्चा करता है क्या रिसर्च पेपर को पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि पढ़िए, वो तो रिसर्च का विषय जो पीएचडी करता हो वो करता होगा, लेकिन उस रिसर्च पेपर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए जो इतिहास में जिसने इतिहास में चेंज किया है। मैं ये नहीं कहता कि जब आप लिखने आइए तो उस रिसर्च पेपर का मेंशन कर दीजिए, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे कि जेनेटिक साइंस का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और जेनेटिक साइंस ने इतिहास में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अब जेनेटिक्स यानी जो एक आपका बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसका इतिहास से क्या लेना देना है, निश्चित रूप से उसका लेना देना है। तो जेनेटिक्स ने जो आर्यों का जो माइग्रेशन है उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। अभी तक यह माना जाता था कि आर्यों ने भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया,
अब ये तो जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से खारिज हो गया है, इसमें कोई भी तथ्य बचा ही नहीं है कि आर्यों ने भारत पर अटैक किया था। ये चीजें ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पुरातात्विक रूप से कोई भी प्रमाण नहीं है कि आर्यों ने भारत पर अटैक किया था। मैं जो आपको हिंट ये कर रहा हूं कि जो जेनेटिक्स का इसमें क्या योगदान है, जेनेटिक्स ने इसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जेनेटिक्स में जब ह्यूमन जीनोम जो होती है, ह्यूमन जीनोम टेक्नोलॉजी, उसमें जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसमें नीरज जी ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा यहाँ के लोगों के जो ह्यूमन स्केलेटन जो पाए गए हैं, इंडिया से पाए गए हैं, यूरोपीय देशों से पाए गए हैं, तो ह्यूमन स्केलेटन में जो जीन होता है, उन जीन का उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, उस पर टेस्ट जब किया, तो टेस्ट करने से एक होता है आर फैक्टर, आरएस फैक्टर, आर फैक्टर होता है। तो उसके आधार पर उन्होंने यह प्रूव किया कि वास्तव में आर्यों का माइग्रेशन भारत में ही नहीं हुआ था, बल्कि यहां से लोग यूरोपीय देशों में गए थे। तो मैं ये नहीं कहता कि उस रिसर्च पेपर को पढ़िए, लेकिन जो साइंटिफिक तरीके से जो दुनिया जिसको मानती है, उन चीजों को अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर जो है निश्चित रूप से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जैसे एंटिक्विटी ऑफ द आयरन हो गई, लोहे की प्राचीनता हो गई। लोहे की प्राचीनता के बारे में आप लोग ये जानते होंगे कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट आयरन का जो प्रूफ मिला है वो तुर्की से मिला था, लेकिन वह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आज बदल चुका है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो आयरन का यानी लोहे का जो ओल्डेस्ट एविडेंस पाया गया है उत्तर प्रदेश से ही पाया गया है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर फार्मिंग के भी बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग के बारे में यह माना जाता है कि जो फारस है, टाइग्रस, जो ईरान और इराक का जो क्षेत्र है, वहां से वर्ल्ड ऑफ सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत सबसे पहले वहीं पर हुई। लेकिन आज ये दोनों कॉन्सेप्ट कट चुके हैं। आज यह माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल एज द जो आपकी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां से भी जो एग्रीकल्चर का सबसे ओल्डेस्ट प्रमाण पाया गया है। जैसे धान की खेती है, कल्टीवेशन ऑफ पैडी, तो कल्टीवेशन ऑफ पैडी के बारे में अभी तक कोल्डिहवा को माना जाता था, लेकिन आज अंबेडकर नगर में एक जगह है लहुरा देवा, तो विश्व का सबसे ओल्डेस्ट पैडी कल्टीवेशन का साक्ष्य यहां से पाया गया है। ऐसे बहुत से मैं आपको चीजों को गिना सकता हूं, बता सकता हूं। उसी तरीके से राखी गढ़ी का जब पता चला, राखी गढ़ी हरियाणा में है, यहाँ वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम प्लैंड सिटी के बारे में पता चला। अभी तक ये माना जाता था कि जो प्लैंड सिटी का सबसे पहले आविष्कार जो मेसोपोटामिया वगैरह में हुआ, लेकिन अब यह माना जाता है कि सबसे पहले वर्ल्ड का जो प्लैंड सिटी का जो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य पाया जाता है वो आपका राखी गढ़ी से पाया जाता है, जो कि हरियाणा में है। ऐसे दर्जनों या बीसों मैं एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं जिसके के बारे में आज का छात्र नहीं जानता है। और उसी तरीके से नगरीकरण के बारे में आपको मैं बताऊं कि नगरीकरण क्या है। बहुत से लोग यह मानते हैं, हम ही नहीं मानते हैं, तमाम जो दिल्ली की कोचिंग और तमाम कोचिंग के लोग जो स्वनाम धन्य और बहुत बड़े इतिहासकार जो लोग अपने को बनते हैं और बच्चों को फर्जी ज्ञान बता रहे हैं, इनको यही पता नहीं कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। उनको पढ़ने का टाइम नहीं उनके पास है, क्योंकि इतने बच्चे उनके पास हैं, इतने पैसे उनके पास है, पढ़ने क्या जरूरत उनको है, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं वो। तो अभी भी वो पुरानी किताब जो लिखा था कि भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है महात्मा बुद्ध के साथ में ही शुरू हुई, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके बाद जब उन्होंने, तो यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बासी हो चुके हैं, बेमानी हो चुके हैं, बकवास हो चुके हैं। और जब इतना बड़ा जब दिल्ली के जो स्वनाम धन्य और ऐसे बड़े लोग जब पढ़ाते हैं और उसमें दसों हजार लड़के पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना बकवास नंबर मिलेगा। तो अधिक जो बड़ी बड़ी कोचिंग के बड़े बड़े इतिहास के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, तो बच्चे का कैरियर चौपट करने में इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बच्चों को जो कम नंबर मिल रहे हैं, तो इसमें इनका भी योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग वही अभी झा श्रीमाली और आर एस शर्मा की जो पुरानी 50 साल पहले जो किताब लिखी गई थी, उसी किताबों को आज भी पढ़ा रहे हैं। इनको यही पता नहीं है कि इतिहास में बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। नगरीकरण की प्रक्रिया 600 के पहले नहीं बल्कि सन 1000 ईस्वी के बीसी के आसपास में शुरू होता है। इसके बहुत से प्रमाण आज मिल गए हैं, उनको यही पता नहीं। उनको जो पॉटरी के बारे में पता नहीं कि पॉटरी जब से नगरीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें पॉटरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट जो मैं हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर मेरा थोड़ा सा लंबा आपके लिए हो गया, निश्चित रूप से इसमें आपको कुछ लाभ मिलेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको टेक्स्ट बुक का पता हो जाता है कि टेक्स्ट बुक का चूज कैसे करें, कैसे क्या करें, इसके बाद फिर मैं आपको रिसर्च पेपर के बारे में बताया। इसके बाद मैं अगले क्रम में आपको बताऊंगा
कि जो आपकी लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या कैसे लिखा जाए या इन चीजों को कैसे देखा जाए। धन्यवाद।